आर.एस. अग्रवाल खत्म करना है, ठीक है। आर.डी. शर्मा फिर करांगे बाद में। अच्छा, जेड़ा प्रॉब्लम आएगी इसको अपना पहले अपने पीडब्ल्यू के नोट्स देख ला दे, ठीक है। रिवाइज करके चंगी तरह करी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सलमावत महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस, कैसे हैं आप सब लोग। अरे क्या हो रहा है ये। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे बहुत ज्यादा वेट होता है जब आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली होती है ना, और तब मैं देखता हूँ कि कौन कितने घंटे पढ़ा। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है इस बात की यार, है ना। कि देखें तो सही कि क्लास के बाद क्या चल रहा है भाई। क्लास तो कभी ले लेते हैं भाई, गेम तो क्लास के बाद की है। कि कौन कितने घंटे पढ़ रहा है क्लास के बाद, सारा डिफाइनिंग फैक्टर तो वहां है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आइए जी, शुरू करते हैं बेटा। लेक्चर नंबर 8 है आज केमिकल काइनेटिक्स का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल स्टूडेंट द क्लास, मुझे उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़े दिन और भाई, बस थोड़े दिन और, फिर उसके बाद तुम्हारे हवाले वतन साथियों, है ना। फिर कहां मिलेंगे, फिर तो बस एमपीक्यू के सॉल्यूशन में मिलेंगे हम लोग, या फिर रिवीजन में। आइए, आज क्या भाई, लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। आज की क्लास काफी आसान है। आर्नेस इक्वेशन पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, और आज एमपीक्यू के क्वेश्चंस भी हैं और होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल भी है फॉर श्योर। लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। क्या हमने ऑप्टिकल रोटेशन अगर गिवन हो सुक्रोज की, यानी कि जब इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हो रहा हो, वो भी एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आप रोटेशन की हेल्प से आप के फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रोटेशन टाइम 0 पे, रोटेशन टाइम टी पे, और रोटेशन टाइम इन्फिनिटी पे। जो रोटेशन टाइम इन्फिनिटी पे होगी वो नेगेटिव में होगी, जो आर नॉट होगी या आर टी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, ठीक है।
और हमने उसके बाद क्या पढ़ा था, मेथड्स टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला मेथड कौन सा था सर, हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ से कैसे पता चलता था ऑर्डर, टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। अगर n जीरो है तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये डबल करोगे टी हाफ भी डबल हो जाएगी, तो साफ पता चल रहा है कि ये जीरो ऑर्डर है। अगर इसको n की जगह 1 रखोगे, फर्स्ट ऑर्डर है, 1 माइनस 1 जीरो होता है, यानी कि टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसको डबल भी कर दोगे टी हाफ सेम रहेगा। अगर ऐसा है कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर भी टी हाफ पे कोई चेंज नहीं आ रहा तो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर n की जगह 2 रखे, सेकंड ऑर्डर होगा तो इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस 2, यानी कि इसको डबल करोगे ये हाफ हो जाएगा। इसको डबल करने पे ये हाफ हो रहा है, साफ पता चल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये सेकंड ऑर्डर का होगा। सेकंड मेथड कौन सा था, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से कैसे पता चलता था, मैकेनिज्म से सीधा हम रेट लॉ निकाल सकते हैं। अगर जो भी स्पीशीज स्लोएस्ट स्टेप में इन्वॉल्व हैं उनको लिख दो और उनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को लिख दो जो कि स्लोएस्ट स्टेप में इन्वॉल्व है। ए मान लो स्लोएस्ट स्टेप में 1 इन्वॉल्व है तो अल्फा की जगह 1 आ जाएगा। बी मान लो स्लोएस्ट स्टेप में 2 इन्वॉल्व है तो बीटा की जगह 2 आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा मेथड पढ़ा था हमने, ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। वो तो बेसिकली बेस्ड किसके ऊपर था, बेस्ड किसके ऊपर था भाई, y इज इक्वल टू के एक्स की पावर n। अगर मान लो n जीरो है, इसको डबल कर दो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n1 है, इसको डबल करेंगे डबल हो जाएगा। n2 है, इसको डबल करेंगे 4 टाइम्स हो जाएगा। n3 है, इसको डबल करेंगे 8 टाइम्स हो जाएगा। n4 है, इसको डबल करेंगे 16 टाइम्स हो जाएगा। तो n की वैल्यू अपने आप पता चल सकती है। वही वही है जैसे यहाँ पे मान लो अल्फा 1 है तो इसको डबल करने पे डबल होगा। अल्फा 0 है, इसको डबल करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस अल्फा 2 है, इसको डबल करने पे 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको अल्फा की वैल्यू ऐसे पता चल जाएगी। और एक और था, दैट इज ग्राफ की हेल्प से। ग्राफ की हेल्प से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफ तो हम काफी दिनों से पढ़ रहे हैं तो उसकी कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, प्रियंका कह रही है कि सर मेरी तबीयत खराब है तो क्लास छोटी रख दो। कोई बात नहीं प्रियंका, छुट्टी कर दें आज। प्रियंका, मैं कहा तबीयत खराब है तो छुट्टी कर दें आज। बोल नहीं रही प्रियंका यार, प्रियंका जवाब तो दो। भाई क्या हो रहा है ये, आइए बात करना शुरू करते हैं। आइए बात करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर ये फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन होती क्या है, ठीक है, वेल डन अक्षा। देखिए कन्हैया यादव का डाउट देख लीजिए, क्लास शुरू ही हुई है अभी, क्लास शुरू हुई है। सर प्लीज सुन लो, देखो डाउट पढ़ो आप, डाउट पढ़ो आप भी। मैं नोट्स में ओनली थ्योरी पार्ट लिखा हूं, ठीक है। क्या ये कहा था किसी को कन्हैया ने सिर्फ थ्योरी लिखने के लिए, नहीं कहा था, अपनी मनमर्जी करी। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन लिखे नहीं उस्ताद ने। अब लेवल देखो डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब का लेवल देखो आप, कि थ्योरी लिखा है सिर्फ, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रही है। कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। हेल्प मी सर, क्या कोई बुक खरीदूं या क्वेश्चन लिखूं वापस स्लाइड से? कुछ मत करो यार, ऐश करो। अब आपके लिए एक ही तरीका है, अब आपके लिए एक ही तरीका है, या तो ऐश करो या यकीन 4.0। और अगर अभी भी मन ना हो, यकीन 4.0 में भी क्वेश्चन लिखने का मन ना हो, 20 से 25 दिन रुकिए, यकीन 5.0 आपके लिए आ रहा है, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। 2.5 महीने बर्बाद करने के बाद जब कोई बच्चा पूछता है कि क्या करूं,
तो मुझे समझ नहीं आता, सच में मेरे पास जवाब होता भी नहीं, मुझे सिर्फ मूर्खता पे हंसी आती है। बट चलिए कोई बात नहीं, 90% लोग ऐसे ही हैं, ठीक है। चैट बॉक्स बंद करें भाई। आई फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये पैरेलल रिएक्शन क्या है बेटा? जब एक ही रिएक्टेंट से दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं तो इसको पैरेलल रिएक्शन बोलते हैं। तो सर फिर तो आपके हिसाब से ये भी एक पैरेलल रिएक्शन होनी चाहिए। देखो ए से बी भी बन रहा है और सी भी बन रहा है। नहीं, ये पैरेलल रिएक्शन नहीं है और ये पैरेलल रिएक्शन है। फर्क क्या है दोनों में भाई? ये जो जिस स्पीड से बन रहे हैं ना, जो इसका रेट कांस्टेंट है वो सेम है, सेम है, सेम है। यहां पर ऐसा नहीं है, इसका रेट कांस्टेंट अलग है, इसका रेट कांस्टेंट अलग है। रेट कांस्टेंट दोनों का अलग अलग है, यानी कि एक ज्यादा होगा, एक कम होगा। जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, यानी कि वो ज्यादा बनेगा और दूसरा कम बनेगा। मान लो इसके रेट कांस्टेंट को मैं के बी लिख देता हूं, इसको के सी लिख देता हूं। अगर ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो उसका मतलब बी ज्यादा बनेगा, सी कम बनेगा। मान लो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसका मतलब सी ज्यादा बनेगा और बी जो है वो कम बनेगा, डिपेंड अपॉन द रेट कांस्टेंट। सर क्या ऐसी रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री में? भाई ऐसी कितनी सारी रिएक्शंस आप पढ़ोगे, है ना, अनगिनत रिएक्शन आप पढ़ोगे। किसमें सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। मैं उसमें से एक रिएक्शन आपको लिख देता हूं। मान लीजिए आपने फिनॉल का ब्रोमिनेशन कराया इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। एक ऑर्था ब्रोमोफिनॉल बनेगा और एक पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा, ठीक है। और दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं होती है, नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट और इसका रेट कांस्टेंट सेम नहीं होता है, यानी कि एक मेजर बनेगा, एक माइनर बनेगा, एक ज्यादा बनेगा, एक कम बनेगा, ठीक है। से कम ये तो पता चला कि पैरेलल रिएक्शन होती क्या है, जब इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे और दोनों का रेट कांस्टेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। अभी अभी मैंने आपको बोला, जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा बनेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। यानी कि बी ज्यादा बनेगा या कम बनेगा वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये ज्यादा है या कम है। सी ज्यादा बनेगा या कम बनेगा वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, सी ज्यादा है या कम है, ठीक है। हमें निकालना है, मान लो परसेंटेज बी का कितना बनेगा। बोला ये रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, के बी डिवाइडेड बाय के बी प्लस के सी इंटू 100। ये हो गया टोटल रेट कांस्टेंट, ये हो गया बी का रेट कांस्टेंट। सिमिलरली मुझे परसेंटेज निकालना है सी का, वो क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट सी का डिवाइडेड बाय के बी प्लस के सी इंटू 100। सर जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया था तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। अगर ये 80% है तो ये कितना होगा? 100 में से माइनस कर दो 80, दैट इज 20% होगा। नहीं सर ये मान लो 30% है तो ये कितना होगा? 100 में से 30 माइनस कर दो, दैट इज 70% आ जाएगा। एब्सोल्युटली राइट, आप ऐसा भी कर सकते थे। सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है? कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक सब्सटेंस है जो कि फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन शो कर रहा है, ठीक है। डीकंपोजिशन में दो पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है, ए से बी बन रहा है, ए से सी बन रहा है। जब बी बन रहा है रेट कांस्टेंट K1 है और जब सी बन रहा है तब रेट कांस्टेंट K2 है। K1 K2 की वैल्यू दे रखी है। आपसे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पूछी हुई है बी और सी की, बी और सी में से कौन ज्यादा बनेगा और कौन कम बनेगा, कौन कम बनेगा। आप एक की परसेंटेज निकाल लेते हैं। मान लो मैंने परसेंटेज बी की निकालनी है, तो ऊपर बी का रेट कांस्टेंट, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12.6 इंटू 10⁻⁻⁵, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू 100। समझ आ गया ना? इसको मैंने 10⁻⁻5 में क्यों लिखा है? क्योंकि नीचे फिर ऐड करना और कैंसिल आउट करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। तो 12.6 इंटू 10⁻⁵, ये 12 15 और 16.4 इंटू 10⁻⁻5 है ना। 10⁻⁻5 कॉमन निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, 16.4 आ जाएगा इंटू 100। सर सॉल्व कर लीजिए इसे, ये गया डेसिमल के साथ डेसिमल गया,
अगर ये 120 होता और ये 160 होता, ये 120 होता और ये 160 होता, क्या ये 3/4 आ जाता? यानी कि 300/4 हो जाता, यानी कि 75 हो जाता। तो 75 के पास है, 75 के पास है, 75 नहीं है, 75 के पास है ये, 75 के पास। ये तो चलो नहीं हो सकता, इसके भी चांसेस कम है। इन्हीं दोनों में से कोई होगा आंसर, इन्हीं दोनों में से कोई होगा आंसर। है कोई हमारे पास कोई? सॉल्व कर लेना यार इसको ना, कैलकुलेटर वगैरह मिल नहीं रहा कहीं पे भी। इसमें होगा कैलकुलेटर शायद। नहीं नहीं, मिल गया मिल गया। क्या दे रखा है? 12600 डिवाइडेड बाई 164, 76.8 आ रहा है, 76.8 यही है फिर ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि बी अगर 76.8 है तो सी कितना होगा? 100 में से माइनस कर दो। आइए अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, क्या करने से हो सकता है, सारे बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या हम सबको पता है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम रेट लॉ भी लिख सकते हैं, क्या वो ऐसे लिखा जाता है कि ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, या ऐसे लिख दूं इस अल्फा और बीटा की जगह? क्या मैं ऐसे लिख दूं कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन? बिल्कुल सर बिल्कुल। एन क्या है? वही टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर एन 0 है, सर सीधी तरह बोलो ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हो, क्या तब रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल रहेगा। ठीक है, देन रेट ऑफ रिएक्शन डोंट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। और अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, या 1 है या उससे ज्यादा है, 2 है, 3 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन की पावर n के। ठीक है, जहां पर n की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या ग्रेटर देन 1 हो सकती है। ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, ये है ना, जो भी होगा इसे डबल कर दोगे इस पे, ये भी चेंज होगा। अब वो कितना चेंज होगा वो तो n पे डिपेंड करता है। n1 है, मान लो n1 है तो ये डबल करने पे डबल हो जाएगा। n2 है, ये डबल करने पे 4 टाइम्स हो जाएगा। n3 है, ये डबल करने पे 8 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, कम से कम इतना तो पता चल गया। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कैसा है? ठीक है, उसकी फिजिकल स्टेट नहीं पूछ रहे हैं हम, उसकी नेचर पूछ रहे हैं हम। नेचर, सर मुझे नेचर का मतलब समझ नहीं आया। देखो यार, रिएक्टेंट कई प्रकार के हो सकते हैं। मान लो रिएक्टेंट ऐसे हैं, मान लो रिएक्टेंट ऐसे हैं जिनमें कम बॉन्ड्स टूटनी है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड जल्दी टूटेंगी, रिएक्शन बड़ी फास्ट होगी। और कई ऐसे भी होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स में बहुत ज्यादा बॉन्ड्स होती हैं। रिएक्शन तभी होती है ना बेटा जब रिएक्टेंट्स की बॉन्ड टूटती हैं और प्रोडक्ट्स में बॉन्ड बनती हैं, रिएक्शन तभी होती है। मान लो कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट में कम बॉन्ड टूटती है, कम बॉन्ड टूटती हैं, जल्दी टूटेंगी, जल्दी टूटेंगी, रिएक्शन जल्दी होगी, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, मान लो कोई और रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब ज्यादा बॉन्ड्स तोड़नी है, टाइम लगेगा, रिएक्शन स्लो होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ? मोर बॉन्ड्स ब्रेक। तो क्या समय लगेगा? यस,
जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है सर, एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल ये रहा, क्या हमने पढ़ा है कि MnO4, उसकी आयनिक इक्वेशन लिख रहा हूं। एसिडिक मीडियम में फ्यूजन शो करता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा है नहीं पढ़ा? यस सर। फ्यूजन में F क्या था सर? ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता था, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता था, और खुद कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव और वाटर में। फ्यूजन में O क्या था? O सर ये ऑक्सालेट को CO2 में कन्वर्ट कर देता है और वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और खुद तो है ही Mn2 पॉजिटिव और वाटर में कन्वर्ट होता था। आप ध्यान से देखिए, इसका रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, इसका R2 है, किसका रेट ज्यादा होगा? देखो ये रिएक्टेंट सेम है, ये भी सेम है, बात तो सिर्फ इन्हीं पे आनी है। ये तो एक सिंपल एक एटम की आयन दे रखी है, यहां पर ऐसा नहीं है। ऑक्सालेट ऐसा होता है, और हाँ अगर हमें इससे CO2 बनाना है तो ये वाली बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी है ना, तभी तो एक इधर से CO2 बनेगा, एक इधर से CO2 बनेगा, 2 CO2 बनेंगे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल से इसके। ठीक है, जो भी है, तो आपको पता है यहां पर ज्यादा बॉन्ड्स तोड़नी पड़ रही हैं एज कंपेयर टू दिस वन। इसका मतलब ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो ये करानी मुश्किल होगी, यानी कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, है ना। R2 इज लेस देन R1। रीजन समझ गए हैं? क्योंकि रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा बॉन्ड्स तोड़नी पड़ेंगी, टाइम लगेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। ये तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आसान है। आपको पता है जब भी दो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनका कांटेक्ट सबसे कम होता है, एक दूसरे से सबसे कम चिपकते हैं। यही लिक्विड होते हैं तो ज्यादा, गैस होते हैं तो और ज्यादा। तो रिएक्टेंट्स जितने ज्यादा आपस में टकराएंगे, जितने ज्यादा चिपकेंगे, उतने ज्यादा रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी होगी, है ना। सॉलिड में रिएक्टेंट्स आपस में कम टकराते हैं, कम रिएक्शन होने की चांसेस है। ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा होने के चांसेस होंगे। गैसेस में और ज्यादा टकराते हैं। नहीं सर, मैं आपकी ये बात नहीं मानता कि सॉलिड में कम टकराते हैं, लिक्विड में ज्यादा टकराएंगे। जैसे ये देखिए, ये देखिए, क्या ये दो आपको स्फीयर्स नजर आ रहे हैं? यस। मान लेते हैं दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। अगर इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो आपस में टकराना तो पड़ेगा। यस। देखिए जब ये टकरा रहे हैं तो सिर्फ सिर्फ बहुत कम सरफेस एरिया है, बहुत कम सरफेस एरिया है जो एक दूसरे के साथ टच में आ रहा है ना। ये पूरा का पूरा, ये पूरा सरफेस इस पूरे सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, कम है। अगर मान लो इसी को मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर दूं, इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया तो ये ऐसा बन गया, मान लेते हैं। इसको भी लिक्विड में कन्वर्ट किया तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। क्या अब इनका कांटेक्ट आपस में ज्यादा हो रहा है? यस। ज्यादा टकराएंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। सर गैस में और ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लिक्विड में भी ये वाला हिस्सा एक दूसरे से टच कर रहा है, बट पीछे वाला हिस्सा इसके पीछे से टच नहीं कर रहा। अगर मैं यही गैस में कन्वर्ट कर दूं तो बहुत पार्टिकल छोटे छोटे हो जाएंगे, तो आपस में और ज्यादा सरफेस का कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में क्या लिखा है हमने कि अगर सॉलिड है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, लिक्विड में उससे ज्यादा होगा, गैस में उससे भी ज्यादा होगा। इधर से इधर जाएंगे, फिजिकल स्टेट चेंजेस एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। यानी कि आपको सेम रिएक्टेंट को रिएक्ट कराना है, अगर सॉलिड स्टेट में रखोगे उसे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, उसी को लिक्विड में रख लोगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, गैस में रखोगे तो सबसे ज्यादा होगा। इसी से ये रिलेटेड पार्टिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कि जो पार्टिकल का साइज कितना है, ठीक है। देखिए पार्टिकल साइज जब भी डिक्रीज होता है, पार्टिकल साइज जब भी डिक्रीज होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया
इंक्रीज होता है। और फिर वही सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट आपस में ज्यादा टकराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। सर मैं आपकी बात मानता ही नहीं कि पार्टिकल साइज अगर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। मैं आपकी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कोई बात नहीं, मैं एक पेज निकाल रहा हूं। ये देखिए प्लीज, क्या ये आपको पेज नजर आ रहा है? 2 पेज निकल गए, चलिए कोई नहीं, ठीक है। क्या ये आपको पेज नजर आ रहा है? यस। कभी राइट नाउ अगर मेरे को इस पेज के साथ इसका कांटेक्ट कराना है तो कैसे कांटेक्ट होगा? ऐसे कांटेक्ट होगा ना, ऐसे ऐसे, है ना? ये एक पेज दूसरे पेज के साथ कांटेक्ट में आ गया है, ठीक है। बट मुझे अगर इसके कांटेक्ट के एरिया को इंक्रीज करना है तो क्या करूंगा? देखो जरा, मैंने इसको भी फाड़ दिया, इसको भी फाड़ दिया। अब फाड़ने के बाद ये जो बीच का एरिया निकला है, बीच का एरिया निकला है, क्या अब मैं इसको जोड़ूंगा? जोड़ूंगा, क्योंकि जो बीच में भी कुछ ना कुछ तो थिकनेस है ना, चाहे पतला ही है पेपर, चाहे पतला ही है, बट फिर भी कुछ ना कुछ थिकनेस तो है, कुछ ना कुछ एरिया तो है। अब मैं इन दोनों को अगर चिपकाऊंगा तो क्या आपको पता है कि अब सरफेस एरिया ज्यादा हो गया? वही तो मैं कह रहा हूं। और अगर ऐसे और कर दूंगा, सरफेस एरिया और बढ़ गया, है ना। और कर दूंगा तो सरफेस एरिया और बढ़ गया। जैसे जैसे सरफेस एरिया क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। आपका रिएक्टेंट ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे, ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। आप इसे किसी भी स्पोर्ट्स से भी समझ सकते हैं। आपने अगर मूवी देखी होगी जिसमें आपने काम किया था, है ना, बताओ कौन सी मूवी में आपने काम किया हुआ है? बताओ बताओ, कौन सी मूवी में काम किया हुआ है? हाँ मैंने पेपर संभाल लिया भाई, रफ वर्क करूंगा इसमें, ऐसी बात नहीं है यार, इतना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हूं मैं। कौन सी मूवी में आपने काम किया हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था आपका। छिछोरे? नहीं नहीं नहीं, छिछोरे तो अच्छी मूवी थी बेटा। हाँ कई जनों ने नाम लिख दिया है। मूवी का नाम है दैट इज लगान। लगान में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, विच आई बिलीव यू प्लेड इट वेरी वेल एंड यू प्लेड इट वेरी नेचुरल ऑल्सो, ठीक है। उस रोल का नाम था कचरा। हाँ यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसमें कचरा है ना, जो बॉलिंग कराता है, स्पिन बॉलिंग कराता है ना, है ना। बाकी देखो, रोल तो वो अच्छा था बट जो उसका नाम था ना, वो सबसे ज्यादा सूट करता है आपको, ठीक है। यस यस यस, है ना। तो देखिए लगान मूवी में जो कचरा का रोल था वो स्पिन बॉलिंग कराता है। स्पिन बॉलिंग पता हमेशा कैसे होती है? जब बॉल जो है जमीन पर गिरती है, ठीक है, वहां पर जो धूल मिट्टी होती है उसको वो ग्रिप करती है। धूल मिट्टी को क्या करती है? ग्रिप करती है। और फिर वहां से बॉल जो है वो क्या होती है? टर्न होती है। क्या होती है? टर्न होती है, ठीक है। जब, और मूवी में ऐसा हुआ भी, जब आमिर खान ने आपको बॉलिंग दे दी थी शुरू शुरू में, बॉल नई थी, बॉल नई थी तो नई बॉल जो बड़ी शाइनी शाइनी सी होती है, वो जब जमीन पे गिरती है, यहाँ पर ग्रूव्स होते ही नहीं, है ना, बीच बीच में छोटे छोटे फ्रिक्शन के कारण कुछ होता ही नहीं, बॉल चमकती हुई होती है। तो वो यहाँ पर सरफेस एरिया का कांटेक्ट इसके साथ बहुत कम होता है, ठीक है। कम होता है तो बॉल बहुत कम होती है, स्पिन बॉल बहुत कम स्पिन होती है और बहुत ज्यादा पिटाई होती है शुरू शुरू में। फिर जैसे जैसे 1-1.5 दिन बीत जाता है, ये बॉल पुरानी हो जाती है। पुरानी हो जाती है तो बीच में ये ऐसे छेद आ जाते हैं, छेद कह सकते हो, खरोच कह सकते हो, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण। अब जब ये बॉल जो है जमीन पर गिरती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है, जैसे मैं पेज को फाड़ के उसका सरफेस एरिया बढ़ा रहा था, वैसे ही बॉल को अब पुरानी हो गई है तो फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ गया। अब मिट्टी बीच में यहाँ पे ग्रिप होगी, ग्रिप होगी तो बॉल यहाँ से क्या होती है? स्पिन होती है। बॉल क्या होती है? स्पिन होती है, ठीक है। इसको आपने बहुत बार देखा भी होगा कि जब हम होलिका दहन करते हैं या लोरी पे भी जो लॉग ऑफ वुड लेके आते हैं ना, बहुत बड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आते हैं, सीधा उसको ही जला देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? उसके पहले छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, ठीक है। इसके पीसीस बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं पीसीस? ऊपर ही लिखा है। क्यों बनाए जाते हैं इसके पीसीस?
पीसीस करने से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। जल्दी आग लगेगी, ज्यादा आग लगेगी उसको। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं कि आई थिंक यही सही है, बाकी तो फिर वो सरफेस एरिया में उसमें चले जाएंगे, सरफेस केमिस्ट्री में यही वाला एग्जांपल सही है। ठीक है, वो कर ही लेते हैं यार। ये कल दिया था क्वेश्चन, मैंने सोचा इसे होमवर्क में भेज देते हैं, बट ये जा नहीं रहा होमवर्क में, ये कहता है कि मुझे करना है, अभी कर ही लो। तो कर लेते हैं भाई, जल्दी से बताइए। वैल्यू जो होगी रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, जो कम क्वांटिटी में है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे जो ज्यादा एक्सेस में है, सॉरी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्या कल हमने जाते जाते पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन एस्टर हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, अरे एसिडिक मीडियम, वो एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बेसिक मीडियम वाली नहीं, बेसिक मीडियम वाली सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। क्या ये एक्सेस में था? यस। अगर ये एक्सेस में था तो ये कांस्टेंट रहेगा। यस। क्या कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, एक नया रेट कांस्टेंट आ जाएगा, नया रेट कांस्टेंट आ जाएगा। तो बताइए ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये उसके ऊपर डिपेंड करता है जो रिएक्टेंट एक्सेस में है, उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर जो एक्सेस में था, जो एक्सेस में था उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा रेडिएशन या लाइट के बारे में। देखिए पहली बात तो लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। लाइट डालो रिएक्शन होगी, लाइट नहीं डालो रिएक्शन नहीं होगी, या कुछ इस तरह का नहीं होता, अनलेस और अनटिल इट इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पर जनरली बोल रहा हूं मैं, जनरली स्पीकिंग, तो केमिकल रिएक्शन के ऊपर नो इफेक्ट ऑफ लाइट, लाइट का कोई जनरली इफेक्ट नहीं होता है। बट अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन है, अब बताओ फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? जो लाइट की प्रेजेंस में ही होती हैं, लाइट की प्रेजेंस में ही होती हैं। लाइट होगी तो रिएक्शन होगी, लाइट नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। उनको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोकेमिकल रिएक्शन इज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन सी होगी, कौन सी होती है? दैट इज फोटोसिंथेसिस, है ना? यस, फोटोसिंथेसिस में भी मैं मानता हूं, अगर आपने भी थोड़ा डीपली पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस में भी दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है लाइट फेस रिएक्शंस, एक होती है डार्क फेस रिएक्शंस। लाइट फेस रिएक्शन वो होती है जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। डार्क फेस नाम से ही पता चल रहा है, डार्क फेस में भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस की जो लाइट फेस वाली रिएक्शन है वो तो तभी होगी भाई, वो तो तभी होगी जब लाइट होगी, वो तो तभी होगी जब लाइट होगी, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हो फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, वो होती नहीं है, वो होती नहीं है, यानी कि उनका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, वो नहीं होती है। उनको स्पॉन्टेनियस बनाती ही लाइट है, ठीक है। बिकम स्पॉन्टेनियस, उनको स्पॉन्टेनियस बनाती ही लाइट है, यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव बाय लाइट।
तो अगर फोटोकेमिकल रिएक्शंस है तो फोटोकेमिकल, तब लाइट का इफेक्ट है। फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं है तो लाइट का इफेक्ट नहीं है। नहीं। डार्क फेज वाली रिएक्शन भी इनडायरेक्टली डिपेंड करती है लाइट पे, इनडायरेक्टली ना, डायरेक्टली नहीं ना। चलिए जैसे ये देख लीजिए, आप जितना मर्जी हाइड्रोजन, जितना मर्जी क्लोरीन डाल दो, कभी भी HCl नहीं बनेगा जब तक कि यहां पर लाइट नहीं होगी। जब तक के यहां पर लाइट नहीं होगी। लाइट होगी तो रिएक्शन होगी, लाइट नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम टेम्परेचर के बारे में। सर आपने बताया था कि K डिपेंड करता है टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे, फिर B कैसे आया? पढ़ा नहीं? ये नहीं पढ़ा? वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे? ओनली। क्या K सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? तुम ही ने लिखा है K सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। सर HCl की फॉर्मेशन में लाइट का क्या रोल है? अरे फोटॉन्स वगैरह जो है वो उसको एक्टिवेट करते हैं भाई, तभी रिएक्शन स्टार्ट होती है। आइए बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। आज फिर आया कोई बैकलॉग वाला? आज फिर आया कोई? बस फिर लिख दो फिर। लिख दो फिर। उम्मीद 2025 जिंदाबाद। आइए टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। देखो यार, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होता है। सर कैसे इंक्रीज होता है वो बताइए। आइए जरा, क्या रेट ऑफ रिएक्शन यही होता है कि कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या हमने पढ़ा था कि K जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? यस। जनरली ऐसा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो K इंक्रीज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि ये इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, K इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। अच्छा अच्छा, ये तो समझ आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, K बढ़ेगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, बट सर कितना बढ़ेगा मैं वो जानना चाहता हूं। वो अक्षय कुमार बोल ही रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस। अगर हर डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। वैसे डबल से ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, बट मैं वर्ड अभी के लिए डबल यूज कर रहा हूं। अगर ये डबल होगा तो क्या आपको पता है ये भी डबल हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, के क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। वैसे डबल से ट्रिपल के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट जनरली बुक्स में डबल लिखा हुआ है तो आप भी डबल लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसी लाइन को लिख रहा हूं थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, जिसे मैंने लिखा है म्यू में। म्यू क्या होता है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। सर मैंने पूछा होता क्या है, मैंने ये नहीं बोला म्यू किसे बोलते हैं, होता क्या है? ये रेशो होती है। सर ये किसकी रेशो है? रेट कांस्टेंट की रेशो है। अच्छा तो कहां पे? रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस टू रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। अच्छा 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 अच्छा, अगर ये रेट कांस्टेंट 300 केल्विन पे है तो यही रेट कांस्टेंट कहां पे होगा?
300 प्लस 10, 310 केल्विन पे होगा। लिखा डिग्री सेल्सियस है, बोल केल्विन रहे हो। अरे भाई चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। यहां से यहां जा रहे हो तब भी 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, यहां से यहां जा रहे हो केल्विन भी 10 केल्विन ही बढ़ रहा है भाई, 10 केल्विन ही बढ़ रहा है। चलो आइए टॉपिक पे वापस चलते हैं। ये रेट कांस्टेंट है 300 केल्विन पे, तो ये रेट कांस्टेंट होगा 310 केल्विन पे, 310 केल्विन पर। ठीक है, और सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अभी अभी तो बताया, ये डबल होगा जनरली, ये डबल होगा इसका। सर डबल से ट्रिपल के बीच में कुछ भी हो सकता है, बट मैंने जनरली क्या लिखा है, डबल लिखा है। ठीक है, ये देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रेट डबल हो जाता है। हाँ, क्योंकि रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा भाई? 10 से 20 जाएगा तो डबल हो जाएगा, फिर 20 से 30 जाएगा, डबल का डबल 4 टाइम्स, यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगा। फिर 30 से 40 जाएगा तो 2 की पावर 3, 40 से 50 2 की पावर 4, ऐसे करते करते 9 बार आएगा तो 2 की पावर 9 आएगा, 2 की पावर 9 आएगा। अब सॉल्व कर लो यार, 2 की पावर 9, 4 8 16 32 64 128 256 और 512, 512 आएगा यार, 512 है ना? हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, ये तो मैंने थिंक विदाउट इंक से कर लिया। अब मेरे उन छोटे भाई बहनों के लिए जो अटके हुए हैं, हर बार डबल करते जाना है। यहां से यहां जाने के लिए 2 की पावर 1, यहां से यहां जाने के लिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 9, यानी कि 512। ये जो इफेक्ट है ना, इसी को थोड़ा और अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या है, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैं समझाता हूं थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, बट उसके लिए पहले एक ग्राफ बना लेता हूं। इधर है एनर्जी, इधर है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन क्या होती है? अरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा, पहले रिएक्टेंट लिखा जाएगा फिर बाद में प्रोडक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी तो कुछ ना कुछ होगी ना। अरे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं तो उनकी कोई ना कोई अपनी एनर्जी तो होगी। हाँ होगी, वो मैंने यहां लिख दी, रिएक्टेंट इधर लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स की भी अपनी एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी ना। हाँ सर, आपस में टकराएंगे उसके मॉलिक्यूल, कुछ ना कुछ तो होगी। वो हो सकता है इसके इक्वल हो सकता है इससे ज्यादा हो सकता है इससे कम हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि मैं यहां पे भी लगा सकता हूं प्रोडक्ट की एनर्जी, मैं ऊपर भी लगा सकता हूं प्रोडक्ट की एनर्जी, और मैं नीचे भी लगा सकता हूं प्रोडक्ट की एनर्जी। बेटा वो तो डिपेंड करेगा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, कि डेल्टा एच जीरो है, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, कि डेल्टा एच जीरो है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है, कि इक्वल लिखना है। ठीक है सर, ठीक है। ये हो गई रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी। थोड़ा साइड में लिखता हूं, ये रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी। ठीक है सर, ठीक है। क्या रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं? हाँ टकरा रहे। क्या सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे? सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे? जल्दी जल्दी बताइए। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है यार। तो अगले साल अप्रोक्सीमेटली जो है वो 20 से 25 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम देना है। क्या सारे तैयारी कर रहे हैं अपने लेवल पे? द आंसर इज यस। ठीक है, क्या सारे अगले साल एग्जाम में क्लियर कर जाएंगे? सबको अगले साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा? द आंसर इज नो सर।
है ना? नो। जैसे नीट 2025 में किनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, अभी काउंसलिंग चल रही है, एंड में जो भी एक कट ऑफ आएगी, जो भी कट ऑफ आएगी, वो पता नहीं 550 आएगी कि उससे नीचे आएगी, जो भी आएगी वो मुझे पता नहीं है अभी, ठीक है, जो भी आएगी, ठीक है, तो वो एक कट ऑफ होगी, ठीक है, मान लेते हैं 550 है, तो जिन जिन के 550 से ऊपर मार्क्स होंगे उनको कोई ना कोई इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो जरूर मिल जाएगा, और जिनके 550 से कम होंगे वो ऑब्वियसली क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, है ना? इसी तरह से अगले साल भी होगा। सारे तैयारी कर रहे हैं, सारे तैयारी कर रहे हैं, क्या सबको अगले साल कॉलेज मिल जाएगा? नहीं सर, एक मिनिमम मार्क्स अगले साल एक कट ऑफ में आएंगे, है ना? आएंगे। अगर किसी के भी मार्क्स उससे ज्यादा होंगे, अगर किसी के भी मार्क्स उसके इक्वल या उससे ज्यादा होंगे तो उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। बाकी सबको अनफॉर्चुनेटली जो है वो क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। पता नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं, अपना ही चल रहा है, इनका दुनिया ही अपनी चल रही है। डर लगता है मुझे तुम लोगों से भाई, डर, सच में। आइए कोई बात, चलिए लगे रहिए, लगे रहिए। ये रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है और ये टोटल एनर्जी है। जिस भी रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगी या उससे ज्यादा होगी, जिस भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगी या उससे ज्यादा होगी, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वही बोला मैंने, रिएक्टेंट के पार्टिकल एक दूसरे टकराते जाएंगे, एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो गई तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या उससे ज्यादा हो गई तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी रिएक्टेंट यहां रह जाएगा इससे नीचे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गए अपनी रिएक्टेंट की जो एनर्जी थी, बहुत बढ़िया। ये है जितनी टोटल चाहिए थी, बहुत बढ़िया। से डेफिनेशन लिख दो इसकी, ये ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, है ना? रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। जिस भी रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगी या उससे ज्यादा होगी, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। जैसे ये आपको पता ही है कि स्कूल के मार्क्स देख लें, स्कूल में मान लेते हैं 100 टोटल मार्क्स हैं और पासिंग मार्क्स हैं 33, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे थ्रेशोल्ड मार्क्स। क्या कहलाएंगे, थ्रेशोल्ड मार्क्स। जिस जिसके भी मार्क्स 33 या उससे ज्यादा होंगे वो सारे पास कहलाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जो 33 से नीचे होंगे वो फेल कहलाएंगे, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम देने गया और उसने देखा कि उसके 31 मार्क्स आ रहे हैं, इस एग्जाम के अंदर उसे 31 मार्क्स का पेपर आता है, उसे आता है, ईमानदारी से उसे आता है, ठीक है। तो वो पता क्या करेगा, पहले तो अपना 31 मार्क्स का कर लेगा, फिर उसके बाद कैलकुलेट करके देखेगा, अच्छा अच्छा 31 बन रहे हैं, फिर वो पता क्या करेगा, अपने दोस्त जो आसपास बैठे होंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे, सबको एक ही लाइन बोलेगा। क्या बोलेगा, भाई मुझे ना 2 नंबर का दिखा दे। कितने नंबर का दिखा दे, 2 नंबर का, है ना? ये 2 नंबर उसे बाहर से चाहिए होंगे ताकि मार्क्स कितने हो जाएं, थ्रेशोल्ड मार्क्स हो जाएं, और मैं क्या हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। क्या ये बाहर से उसे चाहिए, बाहर से उसे चाहिए? यस सर। वो क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। ये यहां से लेके यहां तक, ये 31 मार्क्स हो गए और यहां से यहां तक क्या हो गए, 2 मार्क्स हो गए। जो बाहर से चाहिए वो कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। इसको ऐसे लिखा जाता है ई ए। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है, क्या हो रही है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब समझते हो ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन। इसी को हम लोग ई ए भी बोल देते हैं या ई ए एफ भी बोल देते हैं। एफ का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अगर
प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो देखो बनना तो इसी ग्राफ से है, इसका मतलब प्रोडक्ट को भी एनर्जी चाहिए होगी, बाहर से चाहिए होगी कुछ ना कुछ, है ना। तो ये कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की। क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की। फॉरवर्ड वाली को EAF लिखते हैं, बैकवर्ड वाली को EAB लिखते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की, ये बैकवर्ड की। सिर्फ सिंपल EA लिखा हुआ तो उसका मतलब फॉरवर्ड की बात हो रही है, फॉरवर्ड की बात हो रही है। इसको EA भी बोल सकता हूं और EAF भी बोल सकता हूं, ठीक है। क्या दोनों एनर्जीज का डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? दोनों एनर्जीज का डिफरेंस नजर आ रहा है? ये EAF है और ये EAB है। क्या इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यही है? यही है। ये कहलाएगा डेल्टा एच, ये कहलाएगा डेल्टा एच, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। इस केस में जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है। सर डेल्टा एच नेगेटिव में आएगा। हाँ सर, ये एक्सोथर्मिक ग्राफ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ बनाया, बिल्कुल सही है। नहीं सर, अगर एंडोथर्मिक का बनाना होता, डेल्टा एच पॉजिटिव बनाना होता, तो ये वाला PU पर बनाता, कुछ ऐसा बनाता, कुछ ऐसा बनाता, ऐसा। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, इसका डेल्टा एच निकाल के देख लो, पॉजिटिव आएगा। इसका नेगेटिव आया, वो कैसे आया मैंने बता ही दिया। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अब की बार उल्टा, अब की बार उल्टा, फॉरवर्ड वाला बड़ा है, बैकवर्ड वाला छोटा है। ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, डेल्टा एच पॉजिटिव में आएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। नहीं सर डेल्टा एच जीरो वाला ग्राफ बना दो बेटा, अब तो फिर बेवकूफों वाले क्वेश्चन है, जितने मर्जी पूछते चलो। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का सेम होगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की और ये बैकवर्ड की दोनों सेम होंगी, ये दोनों सेम होंगी, ये 40 ये 40, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है सर, ये ग्राफ भी हमें क्लियर हो गया। ठीक है, क्या ये क्लियर है? यस के लिए Y, नो के लिए N। नहीं भाई, ये नेक्स्ट इफेक्ट नहीं है, टॉपिक शुरू करते ही मैंने बोला था। यस 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 यस। आइए मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं। राइट नाउ, राइट नाउ, यस ना, मैं एक और तरीके से समझाता हूं। राइट नाउ, ये आपको पता है पिंक वाला कलर बाहर दिख रहा है और ब्लू वाला कलर अंदर दिख रहा है, रिएक्टेंट है ये। सिमिलरली ग्रीन वाला कलर बाहर दिख रहा है और ऑरेंज वाला कलर अंदर की तरफ दिख रहा है, रिएक्टेंट है। मैं इनको एनर्जी देता जा रहा हूँ, एनर्जी देता जा रहा हूँ। क्या ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं? कब होंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट? जब ब्लू वाला बाहर आ जाएगा, ऑरेंज वाला बाहर आ जाएगा। देख रहे हो एनर्जी दे रहा हूँ, कुछ हो रहा है? कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा सर, थोड़ी एनर्जी दे रहे हो सर, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे। अब देखो जरा, अब देखो, हो गया कन्वर्ट, आ गया ऑरेंज वाला बाहर, है ना। अब एनर्जी कितनी दी है? एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी दी है। इसको देखो यार, हो गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? ये पिंक वाला बाहर आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, क्यों पॉसिबल हुआ? मेरा फोन OTP आया, OTP, गेट बंद कर दे। ठीक है, ठीक है ना। तो कब पॉसिबल हुआ? कब पॉसिबल हुआ? जब हमने एनर्जी कितनी दी? एक्टिव। तो अभी भी एनर्जी दे रहा हूं, पर कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा ना। हो गया कि नहीं कन्वर्ट, है ना। आ गया कि नहीं पिंक की जगह? सिमिलरली ऑरेंज है, थोड़ी एनर्जी दे रहा हूँ, थोड़ी एनर्जी दे रहा हूँ, थोड़ी एनर्जी दे रहा हूँ, कुछ हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है? नहीं हो रहा ना, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम है। अब देखो ज्यादा दी तो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मुझे पता नहीं है अब ये इंडिया में मिलती है कि नहीं। मैंने मंगवाई थी ये 7-8 साल पहले अमेरिका से, सेम कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। पता नहीं शायद इंडिया में भी मिलती होंगी, क्योंकि अब तो दुनिया की कौन सी चीज है जो नहीं मिलती इंडिया में। नाम क्या था इनका? नाम भी भूल चुका हूँ, क्योंकि एक बार बस मंगवाई थी, मंगवाई थी, अब ऐसा तो है नहीं। अच्छा मैं तुम्हें एक और जनरल चीज सिखाता हूँ मैं, ठीक है। ख्याली पुलाव है मेरी
गलती है, बट मैं चाहता हूं मेरी गलती से बच्चे सीखें। होता ना यार, आप कुछ गलतियां करते हैं, बट आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो गलतियां ना करें। ये एक मैं आपको टॉय दिखाता हूं। ये टॉय देख रहे हैं आप, एक कंपनी है ब्लिक्स, ठीक है, शार्क टैंक पे भी आई थी। अभी ये चल नहीं रहा क्योंकि इसका सेल डेड हुआ है। नहीं तो आपको पता होगा, अगर जिन्होंने भी ऐड देखी होगी, इसको यहाँ से और यहाँ से टच करते हैं ना, तो इसमें से आवाज़ आती है। तो ये बेसिकली यूज़ कहाँ किसके लिए होता है कि हमारी बॉडी भी एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट उससे करंट हमारी बॉडी से बहुत कम जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं। अभी तक सर्किट कंप्लीट नहीं है, जैसे इसको टच करूंगा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी से पास करेंगे, बट वो इतने कम पास हो रहे हैं, इतने कम पास हो रहे हैं कि हमें करंट बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होता है। ये टॉय एक इंडियन कंपनी ने बनाया जिसका नाम है ब्लिक, शार्क टैंक पे भी आई थी, बड़ी मशहूर कंपनी है। ये टॉय ये टॉय नहीं, सिमिलर टॉय अगर आप बोलूं, मैंने अमेरिका से मंगवाया था। कब पहली बार कब मंगवाया था, शायद 14-15 साल पहले, टू शो के। अब वो मेरी वीडियो पड़ी भी होगी, आप यूट्यूब पे कहीं देख लेना। शुरू शुरू में मैंने पीडब्ल्यू में भी वो मैं टॉय यूज़ करता था, वो वहाँ से आता था 4-5 हज़ार रुपये का टॉय आता था, जितना मेरे को रफली सा याद है। 3-4-5 के आसपास आता था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा क्योंकि 14-15 साल पहले मंगवाया था। तो मैं उस समय सोचता था, मैं कहा यार अगर इंडिया में अगर कोई ये कंपनी खोल ले तो अच्छा बिजनेस चलेगा यार उसका, ठीक है। बट मैं सोचता ही रह गया, किसी और ने किया, एंड क्रेडिट टू देम, बिकॉज आइडिया की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। क्रेडिट गोज टू देम, वेरी गुड, ठीक है। आज की डेट में वही टॉय इंडिया में मिल रहा है, एंड कितने का है, शायद 400-500 रुपये का मिल रहा है। एक तो 10 टाइम्स प्राइस रिड्यूस हो गया, दूसरी बात है ना, कॉन्सेप्ट को उन्होंने इंस्पायर किया यूएसए से, एंड ग्रेट थिंग, बिजनेस डेवलप किया। कुछ लोग हमारे जैसे पढ़ाने में बिजी रहे हैं ना, उन्होंने सोचा ही नहीं कि हम भी कर सकते हैं। सोचा तो था बट टाइम ही नहीं मिला करने का। हाँ, 4 से 5 हज़ार। अबे बच्चों को समझाने के लिए बहुत पैसे खर्च कर रखे हैं भाई मैंने, बहुत। अभी राइट हैंड साइड में मेरे एक अलमीरा है ना, उसी के अंदर ज्यादा नहीं तो मैं खोल के देखूं तो लाखों रुपए का सामान पड़ा हुआ है भाई, लाखों रुपए का सामान। और सिर्फ उसका एक ही मकसद है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजी करना, इजी करना, इजी करना। ये भी बॉल्स देख रहे हो, क्या समझाया इससे, एक्टिवेशन एनर्जी तो समझाइए, ठीक है। यही मेरे ख्याल से, याद नहीं है, पता नहीं, उस समय काफ़ी महंगा आया था, बट अभी तो याद भी नहीं है इसका प्राइस क्या। अब शायद इंडिया में भी मिलता हो ये। यस, अमेरिका का कहता था। आइए 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 आइए, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी की पहले समझा तो मैंने पिछले इस पे दिया है, बट फिर भी उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या थी वो, जो एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करी जाएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाइड, सो दैट रिएक्टेंट की एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए सर, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत बढ़िया। अब क्या लिखा हुआ है आगे, जैसे ही आप कैटलिस्ट डालते हैं एक्टिवेशन एनर्जी गिर जाती है। जैसे रेनको शहाने जी गिर गई है ना सीढ़ियों से, बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है, वैसा ही होता है। ये देखिए, जैसे ही आप कैटलिस्ट डालेंगे, ठीक है, कैटलिस्ट डालेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। कैटलिस्ट ऐड, पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। सर कैसे डिक्रीज हो जाएगी, सर कैसे डिक्रीज हो जाएगी, मैं आपको बना के दिखाता हूं, मैं आपको बना के दिखाता हूं, 1 मिनट का टाइम दीजिए बस। इधर वही है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और ये है क्या, एनर्जी। ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, ज्यादा होगी ये कम होगी, ठीक है सर, ठीक है। ये है वो थ्रेशोल्ड बैरियर, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहां से लेके यहां तक क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी।
मैं इसी रिएक्शन को करा रहा हूं विदाउट कैटलिस्ट। क्या करा रहा हूं? विदाउट कैटलिस्ट। तो क्या आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? ये दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में, विदाउट कैटलिस्ट, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में। ठीक है, आपने कैटलिस्ट डाल दिया, उससे क्या होगा? ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर था ये नीचे आ जाएगा। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो बैरियर था ये नीचे आ जाएगा। सेम रिएक्शन दोबारा कराई गई है, बट अब की बार एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है? कम हो गई है, कम हो गई है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है? कम हो गई ना। ये कौन सी एक्टिवेशन, ये कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी है? ये है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में। थ्रेशोल्ड बैरियर नीचे आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। सर इसको इससे डेली लाइफ के एग्जांपल से समझाना, डेली लाइफ के। अरे यार अभी ना पेपर हुआ 100 मार्क्स का, ठीक है, उसमें 31 मार्क्स का आपको आता था, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी। मान लो टीचर पेपर के दौरान ही क्लास में आए और बोले अरे एक नंबर का क्वेश्चन ना आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। क्या आ गया है? एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अब टोटल मार्क्स 100 नहीं है, अब 99 है। तभी तुम पेपर करते टाइम ही हाथ खड़ा कर देते हो, है ना? तो टीचर बोलता है हाँ बेटा बोलो। सर अब फिर पासिंग मार्क्स 33 होंगे कि 32 होंगे? टीचर तुम्हारी शक्ल देखता है, ठीक है ना, उस पर उदासीपन सा नजर आता है, उसे तरस आ जाता है, तरस आ जाता है। कह रहा बेटा अब जो है पासिंग मार्क्स जो है वो 32 हो गए हैं, 32 हो गए हैं, ठीक है। तब आप अपने दोस्त से ये थोड़ा कहोगे यार 2 नंबर वाला क्वेश्चन दिखा दे, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ पासिंग मार्क्स से ही मतलब है। तुम कहोगे सर, है ना दोस्त भाई कितना दिखा दे? सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन दिखा दे, 1 नंबर का क्वेश्चन। अब की बार एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है? कम हो गई है, कम हो गई है ना, कम। वो भी लिखा हुआ है व्हेन यू ऐड ए कैटलिस्ट टू द रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉल्स, है ना। रिएक्टेंट जो है कैटलिस्ट को कहता है लगता है आपके प्यार में गिर गई भाई, है ना। यस यस वही हो रहा है। जैसे ही आप कैटलिस्ट डालेंगे, है ना, थ्रेशोल्ड बैरियर नीचे आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, गिर जाएगी, है ना। सारे गिरे हुए इंसान हंसते हुए। आइए जी आइए, ये क्वेश्चन करिए अब जल्दी जल्दी, बी क्विक इन गिविंग द आंसर। आप बताइए डेल्टा एच पे कोई फर्क पड़ा? एक बच्चा पूछ रहा है क्या डेल्टा एच पे कोई फर्क पड़ेगा? आप बता दो डेल्टा एच पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? विदाउट कैटलिस्ट डेल्टा एच ये था, विद कैटलिस्ट भी डेल्टा एच यही है, डेल्टा एच रिमेन सेम। डेल्टा एच पे कोई थोड़ा फर्क पड़ा? बड़ा फर्क पड़ा है क्या? फर्क डेल्टा एच पे? डेल्टा एच तो ये होता है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और एक से ज्यादा करेक्ट है, स्टार लगा रखा है, यानी कि एक से ज्यादा करेक्ट है। कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है एक ऑल्टरनेटिव पाथवे, हाँ एक अलग सा पाथ बता देता है, ठीक है। कैटलिस्ट एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है नहीं, कम करता है। कैटलिस्ट ऑल्टर करता है एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज किया। डेल्टा एच पहले भी यही था, डेल्टा एच अब भी यही है, डेल्टा एच अब भी यही है, डेल्टा एच तो सेम रहता है। तो आंसर होगा ए एंड सी। अच्छा इनकरेक्ट बतानी है, सॉरी सॉरी, इनकरेक्ट बतानी है, मैंने करेक्ट बता दी, मैंने करेक्ट बता दी स्टेटमेंट, मैंने करेक्ट बता दी, बी और डी। कोई गलती नहीं है, बस मैंने करेक्ट स्टेटमेंट बता दी थी यार, इनकरेक्ट बतानी थी। आओ, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की इतनी और इतनी है, तो रिएक्शन बताओ क्या होगी? डेल्टा एच निकाल लो भाई, पता चल जाएगा एक्सो है कि एंडो है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की इतनी है, बैकवर्ड की इतनी है, साफ पता चल रहा है ये छोटा है या बड़ा है, नेगेटिव आएगा। डेल्टा एच नेगेटिव आता था तो रिएक्शन क्या होती थी सर? एक्सोथर्मिक होती थी, एक्सोथर्मिक होती थी, एक्सोथर्मिक।
अगला क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब समझ गए, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी ईए है। सर ये कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा, मेंशन नहीं होगा तो ये फॉरवर्ड की होगी, फॉरवर्ड की होगी। एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दोनों किलो जूल में है, मिनिमम वैल्यू ईए की बतानी है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की बतानी है। वो लेस देन डेल्टा एच होगा, इक्वल टू मोर देन, भाई एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होती है, ये निकालनी है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ये क्या होगी, इसको एक्स मान लेता हूं, अरे यार कुछ भी मान लो, एक्स मान लेता हूं, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। जो भी एक्टिवेशन एनर्जी आएगी क्या वो डेल्टा एच से ज्यादा आ रही है, कुछ ऐड कर रहे हो ना उसमें, जो भी वैल्यू आएगी इसकी वो डेल्टा एच से ज्यादा आ रही है, ज्यादा ज्यादा, मोर देन डेल्टा एच आएगा, मोर देन डेल्टा एच। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सर्शन और रीजनिंग का। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हाँ बिल्कुल सही। अभी अभी बताया डेल्टा एच सेम रहेगा, डेल्टा एच सेम रहेगा। एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी, प्रेजेंस में कम हो जाएगी। बैकवर्ड में ये ज़्यादा थी, बैकवर्ड में कम हो जाएगी प्रेजेंस में, बट डेल्टा एच तो सेम ही रहेगा। तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में अलग अलग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। हाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वही होते हैं जिसमें, जैसे मान लो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एक ऐसी स्टेट जिसमें ये वाली बॉन्ड आधी टूट चुकी है और सी के साथ बॉन्ड बननी है तो आधी बन चुकी है, ये कहलाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सर कहां होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कहां होता है, ग्राफ में दिखाना, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहां है, यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, अलग अलग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, हाँ कम हो जाती है, बट द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। बिल्कुल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट भी इतनी थी, विद कैटलिस्ट भी इतनी है, प्रोडक्ट की एनर्जी भी विदाउट कैटलिस्ट इतनी थी, प्रोडक्ट की एनर्जी भी इतनी है। तो डेल्टा एच सेम रहने का कारण यही है, ना ये ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, ना ये ऊपर नीचे जाता है ना ऊपर जाता है, तो डेल्टा एच सेम रहने का कारण यही है, यही है, यही है, यही है। करेक्ट भी है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, करेक्ट भी है और एक्सप्लेन भी कर रहा है ना, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक रिएक्शन है ए से बी हो रहा है, अच्छा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -4.2 है, ठीक है, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है तो उसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन भी दे रखी है, कौन सी होगी, फॉरवर्ड ही होगी यार, आपसे करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी पूछा हुआ है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए, रिएक्टेंट की कम ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर तो प्रोडक्ट की ज्यादा है रिएक्टेंट की कम है, ये नहीं हो सकता, प्रोडक्ट की ज्यादा है रिएक्टेंट की कम है, ये नहीं हो सकता, ये ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं ना, सेम ही लग रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। हाँ ये होगा, ये आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, देख रहे हो, ये वाली वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा, तभी आएगा डेल्टा एच नेगेटिव, तभी आएगा डेल्टा एच नेगेटिव। ये ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं यार, है ना, थोड़ा दूर से देखो, ऑलमोस्ट सेम ही है ये। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है, गिब्स एनर्जी चेंज करता है, डेल्टा जी नॉट तो के ऊपर डिपेंड करता है, के जो है चेंज नहीं होगा तो डेल्टा जी भी चेंज नहीं होगा। एंथैल्पी नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो, पॉजिटिव कैट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो टेम्परेचर के साथ ही चेंज होता है बस, सी है। इसी क्वेश्चन को देखो, मैंने कितनी बार बोला, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आ जाते हैं। एडिशन जो है कैटलिस्ट का, जब कैटलिस्ट डालते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, किसको चेंज कर देता है,
एक्टिवेशन एनर्जी को। जब कैटलिस्ट डालते हैं, हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, डेल्टा एच के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या होती है? वो तो चेंज नहीं होती, डेल्टा एच थोड़ा चेंज होता है। 3-4 बार तो बात हो गई आज। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होगी जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, ताकि डेल्टा एच नेगेटिव आ सके। या तो प्रोडक्ट की ज्यादा है, नहीं हो सकता, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की इक्वल है, नहीं हो सकता, यही होगा। प्रोडक्ट की कम होगी, रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम, रिएक्टेंट की ज्यादा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एक होमोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन है जो कि अलग अलग पाथ से हो रही है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, एक पाथ ए है, एक पाथ बी है, एक पाथ सी है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम है। विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द रिलेटिव ईज विद विच द रिएक्शन टेक प्लेस? अच्छा, रिलेटिव ईज का मतलब है कितनी आसानी से, ऐसे लिख लो, रिलेटिव ईज का मतलब है इजली, इजली। सबसे रिएक्शन फास्ट कौन सी होगी? कौन सी फास्ट होगी सर? जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम चाहिए होगी, है ना। मान लो तुम्हें पास होने के लिए 1 नंबर की चीटिंग करनी है, या तुम्हें पास होने के लिए 10 नंबर की चीटिंग करनी है। बताओ पास होने के चांसेस कौन से पेपर में ज्यादा है? एक में 1 नंबर की चीटिंग करनी है, एक में 10 नंबर की चीटिंग करनी है। सर इसमें 1 नंबर की चीटिंग के लिए तो कोई भी काम आ जाएगा, कोई भी दोस्त यार क्लास का नोन बंदा भी होगा, वो भी दिखा देगा, चल यार 1 नंबर की भीख मांग रहा है तो दे देते हैं, ठीक है। बट अगर 10 नंबर हो तो फिर तो भैया बड़ा मुश्किल है। भैया यार यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर की चीटिंग करनी है, यहाँ पर बाहर से 10 नंबर की चीटिंग करनी है, तो ये वाला आसान है। मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा, तो रिएक्शन फास्टेस्ट होगी। सी वाली सबसे फास्ट, ए वाली स्लो। सी वाली फास्ट, ए वाली स्लो। ऑप्शन नंबर बी। आइए बात करेंगे अब आर्नियस इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में? आर्नियस। एक मिनट रुक जाना यार, पानी खत्म हो गया, वहां पानी पी लो। आर्नियस इक्वेशन, आई थिंक एक छोटा सा टॉपिक बताना है आपको। पहले वो बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड्स का, पहले इस टॉपिक पर, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। ग्राफ दिया हुआ है, वैसे तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा दिया जाता था, बट अब स्टेट्स ऑफ मैटर आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसी कारण यहां पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा।
मान लो एक किसी कंटेनर के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। क्या आपको पता है जैसे जैसे समय बीतता जाएगा कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मैं तब की बात कर रहा हूं, तब क्या गैसियस मॉलिक्यूल का प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। हाँ पता है यार, ये सारी चीजें इक्विलिब्रियम पे सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं। ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज क्या, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, यस। वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, यस। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, यस। और अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी तो स्पीड भी कांस्टेंट हो जाएगी। हाँ, स्पीड भी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, ठीक है। तो इसने ग्राफ बनाया, इधर है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और इधर काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, स्पीड भी हो सकती है। इन्होंने काइनेटिक एनर्जी रखी हुई है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे ही डिपेंड करती है ना, वो तो बताने वाली बात है नहीं। स्पीड ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। इधर आते हैं टॉपिक तरफ। सर सबसे पहले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा, मान लो, ठीक है, टोटल मॉलिक्यूल्स कहीं इस कंटेनर के अंदर 100 थे, ठीक है, जिसका भी ग्राफ बना रहे हैं, उसमें से 5 मॉलिक्यूल हमने रखे हैं। अच्छा, तो ये हो गए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स, यानी कि dn डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज टोटल मॉलिक्यूल्स, dn है उसकी फ्रैक्शन, उसमें लाइक 100 में से 5, 100 में से 2, 100 में से 32, कुछ भी होगा, व्हाट्सोएवर दैट इज, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दैट इज ग्राफ, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है हमने बनाया तो वो कुछ बेल शेप बना, ये इनकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी, कुछ ऐसा बना, ऐसा बेल शेप, ऐसा बना, बेल शेप बना, ठीक है बेटा, वो ऑब्जर्वेशन थी, अब उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट मुझे बताना ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, कौन सी काइनेटिक एनर्जी, क्या ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है? कैसी बात कर रहे हो सर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो ये होगी जो यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, है ना, जो भी वैल्यू होगी उसकी, 30 मीटर पर सेकंड, 70, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पे है ना वैल्यू, ठीक है। 30 मीटर, 40 मीटर, पता नहीं मुझे क्या होगी, बट इतना पता है कि वो यहाँ पे है। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है सर? ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की है। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो मैक्सिमम फ्रैक्शन की है ना, क्योंकि फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं बताता हूं, किसी एग्जाम के अंदर मान लो आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, कितने, 50। उस 50 में से 48 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स, 48 स्टूडेंट्स एक ही क्लास में बैठ गए, एक ही क्लास में बैठ गए, और उसमें चीटिंग हो गई, उसमें चीटिंग हो गई, ठीक है। तो सबके मार्क्स सेम ही आएंगे, हाँ सबके मार्क्स सेम आएंगे। कितने आए, मान लो 43। दूसरी क्लास में 2 स्टूडेंट बैठे थे, यस, दोनों ने ईमानदारी से टेस्ट दिया, कोई भी चीटिंग नहीं करी। उसमें से एक के 49 है और दूसरे के 46 है। एक के हैं 49, यानी कि एक जाने के हैं 49 और एक जाने के कितने हैं बेटा, एक जाने कितने, कितने बोले थे, 46 बोले थे, जो भी है, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, वो कौन से मार्क्स हैं जो मैक्सिमम फ्रैक्शन के आए हैं। मैंने ये नहीं पूछा मैक्सिमम मार्क्स कितने आए, मैक्सिमम मार्क्स तो मेरे को पता है 49 आए, मैक्सिमम मार्क्स तो मेरे को पता है 49 आए। मैं कह रहा हूं वो कौन से मार्क्स हैं जो मैक्सिमम फ्रैक्शन के आए हैं। क्या वो मार्क्स 43 हैं? और कितने फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स के आए हैं, 48 के आए हैं आउट ऑफ 50। बोलो यस और नो, यस और नो। मेडिक्स टेस्ट टाइम से लिया करें प्लीज, बकवास कम करा करें प्लीज, गंद ना फैलाए करें क्लास में प्लीज, क्लास में रेगुलर रहा करें प्लीज। आज मेडिक्स टेस्ट है ही नहीं प्लीज, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी प्लीज।
समझ गए, समझ गए। तो मेरे ख्याल से फ्रैक्शन का मतलब आपको समझ आ गया। ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो मैक्सिमम फ्रैक्शन की है, इसे बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो यहां पे आएगी भैया, जो भी वैल्यू होगी व्हाटसोएवर दैट इज, ठीक है। पता है नहीं कि आज मेडिक्स टेस्ट है कि नहीं, बस बकवास करनी है, भौंकना जरूर है। जो बच्चा क्लास में रेगुलर नहीं हो सकता ना, उसके सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं लाइव क्लास लो, चाहे आप रिकॉर्डेड लेते हैं कोई बात नहीं, चाहे आपका बैकलॉग भी हो गया तब भी रेगुलर आना पड़ेगा क्लास में, तब भी रेगुलर आना पड़ेगा भाई क्लास में, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। सर आपने ये ग्राफ बनाया ही क्यों है? मैंने ग्राफ इसी कारण बनाया है कि मैं इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता सकूं। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि फिजिक्स में भी सीखते हैं आप, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। वही कर दिया मैंने, जिस कंटेनर में ये मॉलिक्यूल्स थे मैंने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। ग्राफ अब की बार कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब मुझे बताइए, सोच समझ के जवाब देना, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा हूं, इंक्रीज या डिक्रीज? जल्दी से रिप्लाई करिए। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज? द आंसर इज इंक्रीज। पहले मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, अब मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इतनी, ये पहले इतनी थी, अब ये पहले कम थी, अब ज्यादा हुई है। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी थी वो डिक्रीज हुई है। भाई पहले वो फ्रैक्शन ज्यादा थी, अब वो फ्रैक्शन कम है, वो फ्रैक्शन कम है। आंसर इज इंक्रीज। यही क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, मैं अभी लिखवाऊंगा अभी इसका एमआईटी, अभी तो सिर्फ मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। अच्छा मुझे एक और बात बताइए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा बने हैं या कम बने हैं? सर आपने आज टॉपिक की शुरुआत ही यहां से हुई थी, कहां गया, ये रहा। सर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो के इंक्रीज होता है, के इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। आप ये भी पूछ सकते हैं सर के क्यों इंक्रीज होता है, ठीक है, के क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है? यस। टेम्परेचर बढ़ा होगा? यस। इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बना होगा? यस। कितना प्रोडक्ट ज्यादा बना है? ये जो एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, ये एक्स्ट्रा एरिया नजर आ रहा है, ये एक्स्ट्रा एरिया, ये इतना, ये नजर आ रहा है, ये वही एरिया है, ये जो एक्स्ट्रा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। नहीं सर इसे मुझे डेली लाइफ से समझाओ। क्या कह रहे हो कि इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गए हैं, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गए हैं तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे? कैसे कैसे कहते हैं? मुझे नहीं लग रहा सर, मुझे नहीं लग रहा। जैसे यार मैं बताता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं इफेक्टिव कोलिजन कैसे इंक्रीज करने हैं, ठीक है। आजकल तुम पढ़ते हो, मान लो क्लास खत्म हो जाती है 3 बजे, उसके बाद है ना, उसके बाद जो है पढ़ने का मन नहीं करता सर, है ना, है ना, पढ़ने का मन नहीं करता है सर हमारा ना, मतलब कि 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ऐसे ही सर टाइम पास होता है सर, है ना। सर रात को 10 बजे मेरे पिताश्री सर घर पे आते हैं सर, सुबह 6 बजे चले जाते हैं सर वो रात को रोज 10 बजे आते हैं, ठीक है। थके आ रहे होते हैं सर वो, ठीक है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ वो थके आ रहे होते हैं सर, और मैं ये भी जानता हूँ सर कि मुझे करना चाहिए, बट मैं करता नहीं हूँ सर, मैं करता नहीं हूँ, है ना। क्या बोले हम, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना। मैं चाहता भी नहीं कि कोई लाइफ में, जो हमारी थिंकिंग थी, पता नहीं सही थी गलत थी, मुझे नहीं पता, शायद
आज सक्सेसफुल हो गए हैं तो सारे लोग बोलते हैं सही थी यार, ठीक है, बट क्या पता गलत हो। मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा समृद्ध परिवार से होता ना, कि मेरे पिताश्री के पास कोई कुछ करोड़ों रुपए का बैलेंस होता, ठीक है, तो शायद मैं ना पढ़ता। फैक्ट है ये, मैं ना पढ़ता भाई, है ना। पता नहीं सही है गलत है, आई डोंट नो, ठीक है। हमारे पढ़ने का कारण यही था कि इस गर्त में से निकलना, है ना। जब आते थे ना पिताश्री, मतलब कि ऑटो चलाते थे मेरे पिताश्री, तो कभी मान लो दोपहर को आसपास कहीं हो तो खाना खाने आ जाते थे घर पे, तो गेट खोलते थे ना हम, ठीक है, तो देखते थे पिताश्री पूरे पसीने से लथपथ हुए हो, लथपथ, है ना। बता नहीं सकते, मतलब कि ऑटो में जो इंजन होता है ना, इंजन के ऊपर जब आप बैठते हैं ना, ठीक है, तो पता चलता है कि हाँ यार गर्मी कितनी है ना। 50 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वो इंजन जो है 5-10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा देता है भाई वो, ठीक है। हाँ, क्योंकि एग्जॉस्ट के फ्यूम्स वगैरह के कारण कितना गर्म सीट हुई होती है ना। और तो लगता था कि भैया पढ़ लें भाई, फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मैं शायद मेमोरी अच्छी है या शायद फील, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, बट आई रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ माई लाइफ वेरी वेरी, बहुत ऐसे लगता है जैसे कल हुआ था सब कुछ ना। मुझे अभी भी याद है, मैं 10th में था, तो 10th में, 10th 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 या 9th या 10th में था, आई डोंट रिमेम्बर, हाँ 9th या 10th में था। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो एक दिन कुछ था, कुछ ऐसा ओकेजन था, मेरी छुट्टी थी स्कूल की। पापा कहते मेरे साथ चल, मेरे साथ चल आज, है ना, ऑटो में। भाई साहब गर्मी की छुट्टियां चल रही, मई जून का महीना, एंड पापा के ऑटो में उस दिन कॉपर की वायर्स के बंडल होते हैं भाई, बंडल, आप समझ नहीं सकते कि कितने भारी होते हैं। इतने भारी होते हैं कि मैं आज भी नहीं उठा सकता उनको। क्या बोला मैंने? आज इतनी हेल्थ अच्छी होने के बावजूद भी मैं नहीं उठा सकता उन्हें। मैंने देखा कि उस दिन फैक्ट्री में कुछ मजदूरों की छुट्टी वुट्टी थी, आई डोंट रिमेंबर इट, शायद लेबर डे था, कुछ इस तरह का डे था, मई 1 को होता है लेबर डे, कुछ ऐसा था। बट वो कुछ काम करना था, तो पापा ने बोला भाई पैसे कमाने आज, चल तू मेरे साथ चल, है ना। तो गए भाई, वो कॉपर ट्रांसफर करना था। मैंने देखा मेरे पिताश्री जो है वो कॉपर के इतने बड़े बड़े बंडल पता ही नहीं कैसे उठा रहे थे, आई डोंट नो। एंड मैं आपको बताऊं, मैं आज भी नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरे को, मैंने देखे हैं वो बंडल, वो भाई साहब फट्टा सा लगा के उसके ऊपर रोल ओवर करके, मैंने भी कोशिश करी। मैं अपने बाप की वो तो करनी चाहिए ना, हेल्प तो करनी चाहिए। भाई मेरे से बंडल हिले ही नहीं, वो इतने मोटे मोटे बड़े बड़े बंडल थे, इतने मोटे, हिले ही नहीं, ठीक है। एंड वो फट्टा वट्टा हमने वहीं पे रख दिया। एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री लेके जाना था, पता नहीं ओखला वोखला कहीं लेके जाना था, अब याद नहीं है मेरे को। फट्टा था नहीं, ठीक है। ओए होए होए होए, है ना। टर्निंग पॉइंट कैसे आते हैं लाइफ में? ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं। दोपहर का टाइम, गर्मी अपने चरम सीमा पे, ठीक है। एंड ऑटो का टायर पंचर हो गया भाई साहब, मेन रोड पे। पापा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जैक हो, उनके पास जैक वैक नहीं था। पापा कह रहे यार टायर पंचर हो गया। आसपास रोड ऐसी थी कि आसपास कोई पंचर वाला भी नहीं था। पहले हमने उसको धक्का लगाने की कोशिश करी, अंदर 1000 किलोमीटर, सॉरी 1000 किलो के आसपास का माल होगा। भाई ऑटो हिले ही ना, हिले ही ना ऑटो, टायर पंचर हो गया था। पापा कह रहे सामान उतारना पड़ेगा। मैंने कहा कैसे उतारोगे, अभी तो आपके पास वो फट्टा था, तो फट्टे से चढ़ा लिया था, अगली फैक्ट्री पे जाके भी वो फट्टा मिलना था, उससे उतार लेना था, है ना। अब तो फट्टा भी नहीं है, तो यानी कि ऐसे पकड़ के नीचे उतरना पड़ेगा। मैंने भाई, मैं तो सच बात बता रहा हूँ, मेरी हेल्प करने जान ही नहीं थी ना शरीर में उतनी, बट मैंने अपने पिताश्री को देखा कि वो भाई वो 50 60 70 किलो के वो बंडल उठाते हुए वो ऑटो से उतर रहे हैं। पहले सामान सारा रखा, फिर उसके बाद कहीं से कोई, नहीं नहीं नहीं, तब भी कोई ईंटें वीटें लगाई, हाँ ईंटें लगाई, टायर खोल के उसको चेंज किया स्टपनी से, फिर वो उठा के उतारना, तो फिर सामान आसान होता है भाई, ठीक है। वो सामान उठा के अंदर रखा सारा का सारा, ठीक है। एंड कितने रुपए मिले थे उस फेरे के लिए उस टाइम पे, आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, बट 100-200 रुपए मिले होंगे, है ना। उस दिन जब मैं घर आया ना, घर आया, मैं डिसाइड कर, वैसे तो पहले से ही क्लियर था, बट कभी कभी कुछ चीजें आप अपनी आंखों से देख लेते हैं ना, आंखों से देख लेते हैं, तो आपकी रूह कांप जाती है। मैंने उस दिन से देखा भाई ये जिंदगी भर ये काम नहीं करना है तूने हमें, सच में, तो पढ़ ले, है ना, पढ़ ले। तो बस भाई
वो डे था जिस दिन आपका इफेक्टिव कोलिजन, उससे पहले भी पढ़ता था, ऐसा नहीं था मैं उससे पहले नहीं पढ़ता था, वो चेंज, उस दिन के बाद कुछ चेंज हो गया ना, बट उस दिन के बाद ये समझ आ गया कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो विरासत में क्या मिलेगा, ये पिताश्री का ऑटो ही मिलेगा, है ना। वो भी बुढ़ा हो चुका था ऑटो भी भाई, बहुत बुरी आदत थी उस ऑटो की, ये बुढ़ा सा ऑटो ही मिलेगा भाई, ठीक है, पिताश्री से विरासत में। और यही काम करना पड़ेगा, जो बंडल हिल भी नहीं रहे वो बाप उठा लेता है भाई, क्योंकि उसको पता उसके बच्चों की रोटी उसे चल रही है, ठीक है। तो वो मेरे लिए वो डे था जिस दिन मुझे लगा कि घर जाके इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ा लेने चाहिए। जब ये मन नहीं करता है ना था ना पढ़ने को, जब मन नहीं करता था पढ़ने को, वो टेप में रिवाइंड करता था अपने दिमाग में, हाँ फिर उठाने हैं वो कॉपर के बंडल, उठाने हैं, बता, उठाने हैं। अच्छा, लाइफ कम्स ए बिग सर्कल, है ना। मैंने अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं, एक आपको मजेदार बात बताएं, इमोशनल नहीं है, ये जिंदगी है यार, जिंदगी हमेशा ही ऐसी होती है, टफ होती है, ठीक है। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं, ठीक है, लाइफ कैसे सर्कल पे आती है। मैंने अभी भी आपको बताया, एक फैक्ट्री से हमने वो कॉपर के बंडल उठाए थे, है ना। वो जो अंकल थे वो थोड़े पापा के, मतलब कि ये होता है ना, कुछ मालिक होते हैं जिनको क्या बोले, मतलब कि अपने नौकरों का भी ख्याल रखते हैं, जैसे बोलते हैं ना, है ना, यस। तो पापा तो उनके लिए भाई नौकर ही थे, क्या बोले हम, जो सच है वो सच है, ठीक है। बट वो अंकल अच्छे थे, नेचर के अच्छे थे। उन्हीं अंकल ने मेरी बीएससी की फर्स्ट ईयर की फीस, सेकेंड ईयर की फीस, थर्ड ईयर की फीस, तीनों साल की मेरी फीस पे करी है। उधार लिया था पापा ने उनसे, पापा उनसे उधार लेते थे, फिर मैं ट्यूशन से पैसे कमाता था और सितंबर अक्टूबर में 3,000 रुपए जोड़ के, 3,000 रुपए के आसपास फीस थी, उनको वापस दे देता था। सेकंड ईयर में भी ऐसा ही हुआ, पैसे नहीं, 3,000 रुपए कहां होते थे यार उस समय, ठीक है। सेकंड ईयर में भी ऐसे हुआ, पापा ने फीस ली, मई जून के आसपास एडमिशन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो फिर वही उधार लेते थे, सितंबर अक्टूबर में मैं वैसे वापस दे देता था। थर्ड ईयर में भी ऐसा ही हुआ, ऐसा ही है ना, फीस ली, अंकल को वापस दे दी। और मैं उन अंकल का बड़ा एहसानमंद हूं, कभी कभी कम मिलता हूं मैं अब उनसे दिल्ली जाके, बट बड़ा एहसानमंद हूं। अभी कुछ 4-5 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से, उनके बच्चे बड़े हो गए थे, उनकी बेटी जो है वो मेडिकल में थी, वो प्रिपरेशन कर रही थी, ठीक है। एंड फिर उसने कुछ एग्जाम वगैरह क्वालिफाई किया, एंड आज की डेट में वेल सेटल्ड है, ठीक है। तो आप देख रहे हो लाइफ कैसे फुल सर्कल में आती है। कभी अंकल ने हमारी हेल्प करी थी, ठीक है, अब फिर हमने जितना हमारा बन पाया, मतलब कि उस बच्ची से मिल आता था मैं घर पे जाके, उसका रिजल्ट वगैरह पूछ लेता था, अच्छी जगह पे सेटल हो गई वो बच्ची। अरे पिताश्री नहीं आएंगे मेरे स्टूडियो में, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर कभी मन करे ना कि ये इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं बढ़ रहे इस समय पे, एक दिन, एक दिन आपके पिताश्री, अगर जैसे मेरे पिताश्री का कोई मेहनत वाला काम करते हैं, एक दिन उनके साथ चले जाइए, है ना। अनफॉर्चुनेटली जैसे मेरे पिताश्री के साथ उस दिन हो गया था कि वो टायर पंचर हो गया, एंड आई लर्नड इट, आई ब्लडी लर्न, आई हैव अ वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट मी, मैं हमेशा सीखता जरूर हूं यार, सीखता जरूर। मुझे समझ आ गई भाई उसी दिन, अमित महाजन ये बंडल हिल भी नहीं रहे, मुझसे हिले ही नहीं बंडल भाई, मैं अपने बाप की हेल्प ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो पता ही नहीं कितने किलो के थे यार, मुझसे हिल में कोशिश भी करी, मगर थोड़ा बहुत तो इधर उधर कर दूं, पिताश्री को लगे तो सही, भाई बच्चा आया साथ में मेहनत कर रहा है, हिले ही नहीं बंडल, उठाना तो बहुत दूर की बात है, पर मेरे बाप ने उठाया भाई। समझ आ गया मेरे को भाई, पढ़ ले अमित पढ़ ले, नहीं तो यही ऑटो मिलेगा। ऑटो भी पता नहीं 15 साल पुराना था पिताश्री जो ऑटो चलाते थे भाई, ठीक है। चलिए चलिए, पिताश्री नहीं आएंगे मेरे कैमरे पे, वैसे भी वो यहाँ पे है ही नहीं, मैं अहमदाबाद में हूँ, दिल्ली में, बट इज ए कैमरा शाई पर्सन। बट समहाउ ये वीडियो उन तक पहुंच जाती है भाई। फिर वो मेरे को भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तुझे ये बात याद है, मैं कहता हूं हाँ मुझे सब याद है। बट हाँ उस समय आप बोल नहीं पाते, उस समय थोड़ा बोलूंगा अपने पिताश्री को, जब आप गुर्बत में होंगे, बस देख के तरस आता था, आपको फील जरूर होता है, आई हैव ए लॉट ऑफ एम्पैथी, आई हैव ए लॉट ऑफ एम्पैथी, है ना। और वो अभी भी है, अभी भी है। मैं किसी को दुख में देख लेता हूं ना, मैं बहुत दुखी होता हूं भाई उसको देख के, बहुत। मुझे लगता है यहां तो कुछ कर सकते हैं इसकी हेल्प थोड़ी बहुत, मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता, बट मैं कुछ की हेल्प जरूर कर सकता हूं, ये फैक्ट है, ठीक है। चलिए आइए आइए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे, है ना। सॉरी मैंने थोड़ा आपका टाइम ले लिया आज, बट चलिए कोई नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है।
आइए बात करते हैं, ठीक है, इस टॉपिक का MIT क्या किया भैया हमने इस टॉपिक में। सर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है जिससे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हुए हैं, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, फिर वही क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़े हैं। जो जो मैंने बोला है मैं उसी को एज इट इज लिख रहा हूं कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। और क्या बोला था मैंने, इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज होंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, मोर प्रोडक्ट। सर कितना प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, है ना, 10 मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल, ये जो ज्यादा ये वही है जो शेडेड पोर्शन किया ना मैंने, ये सारा का सारा वही है, ठीक है, सारा का सारा वही। और क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, है ना। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो गए, पहले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा थे, अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम हो गए, अब कम हो गए, पहले ज्यादा थे, ठीक है। हाँ अब ठीक है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक रह गया भाई हमारा, आर्नियस इक्वेशन, एंड आर्नियस इक्वेशन जो है वो शुरू नहीं कर पाएंगे हम क्योंकि समय होने वाला है, ठीक है। मेरी एक छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है, होप सो आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। आप इतना सबको पता चल रहा है ना, ये जो कुछ चीजें साक्षी होती हैं, सामने होती हैं, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। जैसे इस साल मैं अगर बताऊं कि क्या चेंज लेके आए हैं हम, मैं अपनी तरफ से यकीन 2.0 में क्या चेंज लेके आया हूँ, मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिए, है ना, एंड मेडिक्स टेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, मेडिक्स टेस्ट की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हुई है, 3 चीज़ें इंक्रीज हुई हैं। देखो थ्योरी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ सकता, थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है बट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ सकता, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं, मेडिक्स टेस्ट इंक्रीज हुए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है, ठीक है। एंड बहुत सारे क्वेश्चन अब की बार हमने जेई एडवांस के करे, जेई मेंस के करे, एंड ऑब्वियसली इन सब की वजह से टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, ये बात एग्रीड है हम सारे के सारे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें, है ना। बच्चे खुद ही कह रहे हैं, है ना, कि सर एक्स्ट्रा क्लास ले लो, एक्स्ट्रा क्लास ले लो, एक्स्ट्रा क्लास ले लो। तो ऐसा करते हैं, एक छोटा सा सिर्फ टॉपिक, छोटा सा आर्नियस इक्वेशन, या ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और मेरे पास इसका प्री रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, ठीक है। मैंने प्लान नहीं किया था बट समहाउ ऐसा हो गया, मेरे पास प्री रिकॉर्डेड लेक्चर भी है इसका। मैं आपको एक छोटा सा 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे 10 मिनट के आसपास का प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, इसे आज मत देखिएगा, मैं आज दूंगा भी नहीं, चलो आज मत देखिएगा, ठीक है। संडे का अपना टेस्ट दीजिए, आराम से टेस्ट दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। संडे का टेस्ट देने के बाद कल शाम को देख लीजिए, कल शाम को देख लीजिएगा, इज दैट ओके? ओके, नो इशू, नो इशू, नो इशू, ठीक है। थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। मेरे कहने से पहले ऐसे ही शायद मुझे बोलते हैं कि भावनाएं समझने लगते हैं, बच्चों को पता होता है भाई ये किस चीज की भूमिका बना रहा है, किस चीज की भूमिका बना रहा है। नहीं सीरियसली बताऊं, मैं ऐसा सोच के बिल्कुल नहीं आया था, भगवान कसम बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, ठीक है। बट हाँ ये भी बात सच है कि मेरे पास इसका प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मतलब पड़ा हुआ है, ये भी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बाय चांस वो दोनों चीजें मैच हो गई हैं, कोइंसिडेंस है बट ऐसा हो गया, तो ठीक है।
मंडे से हम लोग शुरू करेंगे भाई लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और फिनिश कर देंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को नेक्स्ट वीक में, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे कल की क्लास में, बट रिवाइज करके आइएगा। और आज के लिए, ठीक है, कल के संडे के टेस्ट की तैयारी करिए, अपनी क्लास ले लीजिए, तो भी आपकी थर्ड क्लास है। उसके बाद जो है आराम से संडे के टेस्ट की तैयारी करिए, टेस्ट अच्छे दीजिए, तैयारी अच्छी है तब भी टेस्ट दीजिए, तैयारी थोड़ी ख़राब है तब भी टेस्ट दीजिए, थोड़ा बैकलॉग है तब भी टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट ना देने पे तो हमेशा ज़ीरो नंबर ही आते हैं। क्या? ज़ीरो नंबर ही आते हैं हमेशा, ठीक है। हाँ, टेस्ट देंगे तो कुछ ना कुछ नंबर तो आएंगे ही आएंगे, चाहे वो 10 आएंगे, 100 आएंगे, 500 आएंगे, वो एक अलग बात है। तो टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट कोई भी मिस मत करो, कोई भी मिस मत करो, ठीक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ। मिलते हैं भाई।